कैप्टन साहब, ये हमास ने ये नेतन्याहू ने कह दिया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन फजील साहब, कैप्टन साहब जो बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि खुद खुद आप बताइए, क्या नेतन्याहू रहेंगे? क्या नेतन्याहू सरकार रहेगी? क्योंकि वहां अफरा तफरी मच गई है। इजराइल में लोग सड़कों पे आ गए हैं, उतर आए कि हटाओ नेतन्याहू को, भगाओ नेतन्याहू को। वहां नारे लग रहे हैं, वहां पे मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार कभी भी गिर सकती। क्या लग रहा है आपको फजील साहब, ये हटाओ हटाओ के जो नारे किस बात के इशारे हैं? अब फिलिस्तीन और इजराइल की कोई लड़ाई नहीं होगी, और अब फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनेगा, और जब राष्ट्र बनेगा तो हमास ही वहां का लीडरशिप होगा, और जो लड़ाके हैं उनके वो आर्मी में तब्दील हो जाएंगे। वो कंट्री जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का हुआ, वही काम हमास के साथ होगा। अब उसमें नेतन्याहू का या इजराइल का कोई दखल नहीं होगा, जब वो अलग कंट्री बन जाएगा। और अब्बास साहब को तो अभी 3-4 महीना पहले हटाने की पूरी योजना बनी थी, लेकिन फिर उनको ये बात हुआ कि भाई ये इजराइल के खास आदमी है। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि आपस में अभी लड़ना नहीं है, इसलिए उनको किसी ने कुछ कहा नहीं, ना टच किया। तो कहीं से भी उनका तो अभी अब्बास साहब का तो कुछ भी नहीं है। और जैसे ही फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनेगा, पूरे फिलिस्तीन, न सिर्फ गाजा बल्कि पूरे फिलिस्तीन पर जो है एक देश बन जाएगा, एक कंट्री बन जाएगी। हमास वहां का लीडरशिप बन जाएगा, और जो लड़ाके हैं वो आर्मी बन जाएगी, वहां की फोर्स बन जाएगी। वो सिंपल सी चीज है। और जब फोर्स बन जाएगी तो सुरंग बनावे चाहे हथियार बनावे, उसको एक अपने नियम और कायदे कानून के तहत चलना पड़ेगा। सभी कंट्री के पास अपने हथियार होते हैं, अपनी फोर्स होती है, अपने बचाव के रास्ते होते हैं, अपनी सुरंगें होती हैं, अपने सारे हथियार रखने की जगह। उसमें कोई कंट्री किसी कंट्री को हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो अब ये बात तो कहीं लड़ने लड़ाने की बात नहीं। अब सिर्फ अब एक बदले की भावना, एक होता है रिएक्शन। इजराइल जो है अभी भी मौके की तलाश में है कि हम बिल्डिंग बनाने के बहाने या रिकंस्ट्रक्शन करने के बहाने हम कैसे भी उनकी सुरंग खोज लें, ताकि दुनिया को हम दिखा दें कि हम या ये खोज लिए। आज भी उनके दिल में कलक कसक जिसको बोलते हैं ना, कसक, वो कसक है कि हम बिल्डिंग बनाने के बहाने। और ये बात हमास अच्छी तरह जानता है। चाहे मान लीजिए पाकिस्तान हमारे भारत का हिस्सा था, लेकिन आज अलग कंट्री बन गया, फिर भी तो खतरा एक दूसरे को होता ही एक दूसरे से। तो पाकिस्तान की अपनी आर्मी है, हमारी अपनी आर्मी है, लेकिन दोस्ती तो नहीं हो पाई, आज भी दुश्मनी चलती रहती है। इसी तरह से फिलिस्तीन या इजराइल अलग अलग कंट्री भले बन जाए, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर वो इनका क्लेश न खत्म हो या आगे चलता रहे। तो इजराइल ये चाहता है कि कैसे भी बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन के बहाने, लोगों का घर बनाने के बहाने हम उनकी सुरंग तक पहुंच जाएं और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जान जाए। अरे भाई, जो आदमी इतने बढ़िया सुरंग बना सकता है, वो रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर लेगा? और उसमें तो इजराइल का रोल कुछ भी नहीं है। उसको पैसा अरब दे देगा, सीरिया दे देगा, टर्की दे देगा, दुनिया भर के इतने भी मुस्लिम नेटो के बहुत लोग मदद कर देंगे। ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन को बनाने के लिए। और क्या फिलिस्तीन के लोग जो इतनी बड़ी सुरंग बना सकते हैं, वो घर नहीं बना सकते? ये तो इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल दबाव पड़ेगा कि उनको एक शर्त ये भी है उसमें कि भाई जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति भी करनी है आपको। तो वो पैसा दे देंगे, उनको पैसा देना है, और बनाने को तो ये लोग एक्सपर्ट हैं। फिलिस्तीन के मजदूर तो जा करके इजराइल में घर बनाते हैं। फिलिस्तीन के इंजीनियर, फिलिस्तीन के लेबर, फिलिस्तीन के सारी कंपनियां जा करके इजराइल में, इजराइल यहूदी क्या सीमेंट की बोरी उठाएगा? दुनिया में इसलिए पैदा हुआ है कि सीमेंट की बोरी उठाएगा वो। अरे वो सारा घर इजराइल का, अरब के सारे कंस्ट्रक्शन कंपनी में फिलिस्तीन लोग काम करते हैं। और अरब की एक खास बात है मुमताज भाई, कि वहां फिलिस्तीन के लोगों को आने जाने के लिए पूरी छूट है। कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत उनको नहीं पड़ती है। वो अंदर ही अंदर सुरंग के रास्ते अरब पहुंच जाते हैं, और वहां फिलिस्तीनियों को कोई जांच पड़ताल नहीं करता है। उनको पूरा काम मिलता है और पूरी हिफाजत मिलती है। इसी तरह से जब इजराइल के अंदर आज लड़ाई चल रही है, आज उसकी बिल्डिंगें काम रुके, सारे डेवलपमेंट काम रुके, इंडिया से आदमी जा रहे हैं। तो जो जो खुद इजराइल का बिल्डिंग बना रहा है, उसकी बिल्डिंग इजराइल बनाएगा? अगर पैसा नहीं भी देगा तो दुनिया भर के लोग हैं फिलिस्तीन की मदद करने के लिए, और अल्लाह की मदद आती है।
कोशिश, इतनी मेहनत का काम, इतने शहादत के बाद, इतनी दुश्वारियों के बाद, इतने बड़े संघर्ष के बाद, इतनी ठंड में कुकुड़ के मरने के बाद, आज जब वो आजादी की एक अलग ही रुतबा होता है, आजादी की सोच ही अलग होती है। मैं आपको बताऊं, पिंजड़े में बंद करके मिट्ठू, लोग कहते हैं कि मिट्ठू कहो कि आप, तुम मेरी मम्मी हो, तो मिट्ठू कहता है कि मम्मी हो, इसलिए कहता है कि नहीं कहेंगे तो शाम कोई रोटी नहीं डालेगी पिंजड़ा में। वो खुश होकर नहीं कहता है, वो इसलिए कहता है कि अगर मम्मी नहीं कहेंगे इसको तो ये फिर रात को पिंजड़े में रोटी नहीं डालेगी, हम भूखे ही मर जाएंगे इस पिंजड़े में। अरे मिट्ठू की ख्वाहिश क्या है? रोटी नहीं है, मिट्ठू की ख्वाहिश है आजादी, इस पिंजड़े से आजादी। वो प्रवास करना चाहता है, वो उड़ना चाहता है, लेकिन जो उसका सबसे प्रिय मालिक है उसको रोटी तो देगा, खाने को देगा, दुलार और प्यार से बात भी करेगा, मगर एक काम नहीं करेगा, उसको आजाद नहीं करेगा। यही है आजादी का मतलब, यही होता है। आजादी का मतलब ये नहीं कि शीशे के महल में आपको रखा जाए और आप गुलाम कहलाए। ये आजादी नहीं है, नंगे पैर रहें, आधा पेट खाना खाएं, लेकिन हमारी अपनी हुकूमत होनी चाहिए, हमारा अपना झंडा होना चाहिए, हमारा अपना देश होना चाहिए, और परेशानी भी हमारी अपनी होगी। हमें किसी दूसरे के रईसी से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था कि एक जमाना था जब इंडिया 1942 में झंडा फहराने पर अंग्रेजों की संगीनें सीने में घुस जाया करती थी। आज वही हमारे आजाद देश में आज झंडा फहराने पर मिठाइयां मिलती हैं। कितना खुशी की बात है। सारा करप्शन पहले से बढ़ा है, बेरोजगारी, हर चीज पहले से बहुत बुरी हुई है, फिर भी हम खुश हैं क्योंकि हम आजाद मुल्क हैं, हम अपने देश में रह रहे, हमारी चुनी हुई सरकार है। ये सरकार अच्छा काम नहीं करेगी, हम दूसरी सरकार लाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि किसी से लड़ने के लिए हमको हथियार उठाना पड़ेगा। हम तो लोकतंत्र में उंगली में रोशनाई लगा लेंगे और सरकार बदल देंगे। तो ये है आजादी का ये जो खुशी होती है, वो आजादी की अगली असली खुशी होती है। ये नहीं होती है कि बिल्कुल आप बंद पिंजड़े में रख करके आप उसको रोटी खिलाएं, उसको काजू की बर्फी खिलाएं, उसको अच्छे अच्छे सामान खिलाएं और कहें कि मिट्ठू मैं तुम्हारी मम्मी हूं, तो मिट्ठू कहता हाँ हाँ तुम मेरी मम्मी हो। वो इसलिए मम्मी कहता है कि अगर नहीं मम्मी कहेंगे तो रात में ये खाना हमको नहीं देगी, इस पिंजड़े में रोटी नहीं डालेगी, इसलिए वो मम्मी कहता है। जी मुमताज भाई। मैं इसी पे बात करूंगा फजील साहब से। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि एक पत्थर भी नहीं उछाला जा सकता, इतनी हिम्मत नहीं बची है। यूनुस चौड़वारा साहब ने एक चीज लिखी है, मैं 2-3 चीजें आपको अपडेट कर देता हूं। और देखने वाले 750 है वॉचिंग, लेकिन लाइक जो है 135 है। तो अरे भाई कम से कम लाइक तो कर दो, एक बटन दबा दो हमारे कैप्टन साहब के लिए। एक लाइक जो है कम से कम कैप्टन साहब के लिए और हमारे लिए, कैप्टन मुमताज साहब भाई के के लिए लिए। भाई हम कहते हैं कि क्योंकि कैप्टन साहब जिस तरीके से बोलते हैं। यूनुस चौड़वारा साहब ने लिखा है, कैप्टन साहब आपके लिए भी, चूंकि टाइम भी हो रहा है। अब नेतन्याहू चाहेंगे तो भी सेना नहीं भेज सकते गाजा के अंदर, क्योंकि आईडीएफ ने साफ कह दिया है कि अब हम गाजा में युद्ध लड़ने नहीं जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमने कहा ना कि एक डिबेट और चलती है कैप्टन साहब आपसे और फजील साहब से भी। जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने लिखा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैं कुछ ज्यादा और कम नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने लिखा है कि कैप्टन साहब जो कह रहे हैं कि वो नजर रखेगा, यानी इजराइल, कि कहीं हमास टनल तो नहीं बना रहा है, ये सब फालतू की बातें हैं। इजराइल तो पहले भी नजर रखता था, तो क्या टनल नहीं बन पाई? लेकिन चलिए मैं इस पे बात करूंगा। सॉरी फजील साहब, जो बात ये कह रहे हैं, क्या आपको नहीं लग रहा है कि सिनेरियो चेंज हुआ है 7 अक्टूबर 2023 के बाद? किसी को तो ये भी नहीं पता था कि हमास ही 15 महीने लड़ेगा। किसी को ये भी नहीं पता था कि हिजबुल्लाह सामने आ जाएगा, हुती सामने आ जाएगा, अब्दुल शाबी सामने आ जाएगी। किसी को ये भी नहीं पता था कि ईरान जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम भी रखता है इतने मजबूत तरीके से। तो क्या सिनेरियो चेंज हो रहा है? वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है? आज सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया 2 डेवलपमेंट। और फिर इस पे कैप्टन साहब से भी 2 डेवलपमेंट। एक तो ये कहा कि फिलिस्तीन को आजाद करो, सऊदी अरब जो गूंगा था। दूसरा ये कि उसने तुर्की से सौदा किया है, रक्षा सौदा। ये जो डेवलपमेंट है, और इससे पहले रूस से किया है। फजील साहब देखिए, 7 अक्टूबर तो दूसरी बात है। 7 अक्टूबर से पहले हम याद दिला दें आपको, 3 साल पहले
करीब करीब कई हजार मिसाइलों से तेल अवीव की एयरपोर्ट पर हमला हुआ। उस वक्त दुनिया स्तब्ध थी। आज तो दुनिया के सामने इजराइल का चेहरा बेनकाब हो चुका है और इजराइल की ताकत दुनिया देख चुकी है। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि इजराइल क्या है। सब लोग यही जानते थे कि ये अमेरिका से भी आगे है इजराइल। और उस वक्त 3 साल पहले तेल अवीव एयरपोर्ट 3 दिन तक बंद रहा। उनका हमला इतना सख्त था कि 3 दिन तक एयरपोर्ट को बंद रखना पड़ा। उस वक्त पूरी दुनिया स्तब्ध थी कि भाई हमास ने ये क्या कर दिया। और उसके बाद 7 अक्टूबर को दुनिया ने देख लिया और दुनिया ने 14 महीने से दुनिया देख रही है। आज इजराइल बम मार देगा। बम बम तो मार ही रहा है। उसने कुछ छोड़ा है क्या कैप्टन साहब? इजराइल ने कुछ छोड़ा नहीं। जितना वो कर सकते थे उनका बस चलता तो परमाणु बम भी मार देते। लेकिन परमाणु बम मारेंगे तो क्या फिलिस्तीन में मारेंगे तो इजराइल बच जाएगा? मिस्र बच जाएगा? अरब नहीं बचेगा? जॉर्डन नहीं बचेगा? ये सब तो 400 किलोमीटर के अंदर में ही है ना। तो अगर बम मार देता, हमास का जितना नुकसान, इतने बड़े बड़े लीडर्स को उन्होंने मारा। हमास ने कभी भी, जो नेतन्याहू के बेडरूम की फोटो खींच सकता है वो बेडरूम पे जाके बम नहीं मार सकता था। वो नहीं नेतन्याहू को मार सकता था, लेकिन उन लोगों ने नहीं मारा। शतरंज की बिसात में कभी वजीर को डायरेक्ट मारना सबसे खराब खिलाड़ी की पहचान है। खत्म हो गया गेम, गेम ओवर। सबसे पहले पैदल सेना को मारिए, फिर ऊंट घोड़ा हाथी को मारिए। वजीर को कमजोर किया जाता है, वजीर को मारा नहीं जाता है। और दुनिया की सियासत, इतिहास की सियासत और आने वाले कई हजार साल पहले और बाद में सियासत हमेशा शतरंज की बिसात पे होती है। लड़ाई हमेशा शतरंज की बिसात पे होती है। जो शतरंज के खेल को नहीं समझ पाता है वो लड़ाई में सक्सेस नहीं हो पाता है। तो शतरंज का खेल यही है कि पैदल को मारो, ऊंट घोड़ा हाथी को मारो, वजीर को छोड़ दो। और इजराइल ने क्या किया? सारे लीडर्स को मार डाला। ईरान के वैज्ञानिक को मार रहे, हमास के चीफ को मार रहे, हसन नसरुल्लाह साहब को, लीडर्स को मार रहे। यही सबसे बड़ी चूक थी इसराइल की। इजराइल ने सीधे वजीर पर हमला कर दिया और खुद फंस गया आकर के वहां। क्योंकि अगर वजीर मारेंगे और ऊंट घोड़ा हाथी अगर जिंदा रहेगा तो आपको नहीं घेर लगा? पैदल जिसका वजीर मारा जाएगा उसका पैदल के छोड़ देगा आपको? ये सबसे बड़ी हार का कारण इजराइल के ये है कि उन्होंने सीधे बड़े लीडर्स को टारगेट किया और उनकी शहादत की। कभी भी उनके पास, इसलिए मैं पैदल सेना नहीं है उनके पास। मैं बार बार कहता हूं कि आईडीएफ में एक जो रिजर्व सैनिक है वो पिज्जा बर्गर सैनिक है। वो तो हालत ऐसी थी कि तोप का आवाज कभी सुने ही नहीं थे। तोप चलती थी तो बेहोश हो जाते थे। कहीं ऐसी आवाज कभी उनके कानों को सुना ही नहीं था। कोई हम जैसे हमारे गली में कोई पटाखा बड़ा सा बम से ला के सुतली बम फोड़ देता है, हम चौंक जाते हैं, अरे इतनी आवाज का हम तो कभी सुने नहीं। और जब बम गिर रहा है, तोप का गोला छूट रहा है, इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना थी। बाबर ने तोप का आविष्कार किया और लगा दिया इब्राहिम लोदी के सामने। जब तोप चली तो 35,000 हाथियों ने ऐसी आवाज ही नहीं सुनी थी, उल्टी दिशा में भागी और अपने ही सैनिकों को कुचल डाला। इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना को हरा करके बाबर गद्दी पर बैठे थे। दुनिया का इतिहास लड़ाई का यही होता है। लड़ाई हमेशा हौसलों से जीती जाती है, हथियार से कभी नहीं लड़ाई जीती जाती। मैं कई राजाओं का नाम ले सकता हूं, लेकिन हमारे कुछ भारत के लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। हथियार तो बहुतों के पास होता है, लेकिन हमेशा लड़ाई जो है हिम्मत और हिकमत से होती है। लड़ाई कलेजे से लड़ी जाती है। अगर आपके पास कलेजा नहीं है आप नहीं लड़ सकते। 5 पैटर्न टैंक लेके पाकिस्तान घुसा था हमारे देश में। वीर अब्दुल हमीद ने अकेले उनके 3 टैंकों को उड़ा दिया था। और जीती हुई लड़ाई पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम दिल्ली में जाके चाय पिएंगे और लंच, चाय अमृतसर में पिएंगे और लंच जो है दिल्ली में करेंगे। लेकिन जैसे ही वीर अब्दुल हमीद से सामना हुआ, उनके पैटर्न टैंक आज भी पड़े हुए हैं उसी तरह भारत की धरती पर। जब अमेरिका ने दिया तो वो इतरा रहे थे, वो इतना इतरा रहे थे कि हमारे पास तो पैटर्न टैंक, एम छोटी सी तोप से वीर अब्दुल हमीद ने मारा कि उनके पैटर्न टैंक को वहीं खत्म कर दिए। तो बिल्कुल कभी भी बिल्कुल। लड़ाई हौसलों से होती है।